प्रिपरेशन में निरंतरता होगी और आप लगातार हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णनंदन कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, अभिषेक और भी लोग जुड़ चुके हैं जिनका नाम मेरे सामने अभी नहीं आया है। तो सभी विद्यार्थी जो बीपीएससी मेंस इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में फिर एक बार स्वागत है। और आज की चर्चा हम लोगों की कल की जो बची हुई चर्चा है उस चर्चा को कंप्लीट करने से जुड़ी होगी। सबसे पहले बच्चों आपको कल ये बताया गया था, आशु कुमार, प्रवीण कुमार, अभिषेक, आपको सबसे पहले बच्चों ये बताया गया था कि जो भारत में राजनीतिक दल हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और क्षेत्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनके इस मान्यता के निर्धारण की जो कसौटियां हैं वो किस प्रकार से 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन नियम के तहत चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई है। और आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होने के लिए 6% वोट पिछले लोकसभा चुनाव में प्राप्त करना जरूरी है और 4 लोकसभा की सीटें जरूरी है। यहाँ पर इसके साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि इस 6% वोट के कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह वोट अगर लोकसभा के चुनाव में है तो ये वोट किसी एक राज्य के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो वोट है ये वोट 4 या अधिक राज्यों से होना चाहिए, तो एक नेशनल पार्टी होने के लिए ये जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप कहते हैं कि नहीं वोट नहीं सीट के आधार पर देखें तो कोई भी राजनीतिक दल जो 2% सीटें मतलब 550 में 2% 11 सीटें पूरे देश से प्राप्त करता है और ये सीटें उसे 3 या 3 से अधिक राज्यों से मिली हैं तो ऐसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर चुका है तो ऐसे क्षेत्रीय दल का उन्नयन, उसका प्रमोशन राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कर दिया जाता है। ये बातें बच्चों आपको बताई गई। इसके साथ ही आपको यह भी बताया गया कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल का जो दल को मान्यता दिए जाने के जो आधार हैं वो निर्वाचन चुनाव चिन्ह और चुनाव चिन्ह आवंटन और वितरण जो नियम है 1968 के पैरा 6A के तहत दिया जाता है। और उसमें आपको बताया गया कि 6% मत और 2 सीटें अगर पिछले विधानसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को प्राप्त हुआ है तो उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। 6% मत और 1 लोकसभा सीट पिछले लोकसभा के चुनाव में तो भी उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। 3% सीटें अगर पिछले विधानसभा के चुनाव में उसने हासिल किया है तो भी उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाएगी। अगर प्रत्येक 25 सीट पर कोई राजनीतिक दल एक सीट जीतने में सफल होता है, कामयाब होता है, तो उसे भी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता दी जाएगी। और अगर कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में 8% मत प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाएगी। फिर बच्चों मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भारतीय दल प्रणाली है उस भारतीय दल प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग यहाँ पर भारतीय जो दल प्रणाली है इस दल प्रणाली की 2 विशेषताओं की मैंने आपसे चर्चा कर दी थी और आज मैं आपसे जो बची हुई विशेषताएं हैं उनकी सबसे पहले चर्चा करूंगा। भारतीय दल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं इसमें एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था कि भारत को एसएम सईद कहते हैं कि अगर दल प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में भारत की व्यवस्था को देखा जाए तो यह एक खुली राजनीतिक व्यवस्था है। यह क्या है? एक खुली राजनीतिक व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि भारत की दल प्रणाली में राजनीतिक जो दल हैं इन राजनीतिक दलों की क्या है? बहुलता है। और कल मैंने आपको आंकड़ों के आधार पर दिखाया था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में भले ही कम हो लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या पर्याप्त है। और ये एक भारत की दल प्रणाली की क्या विशेषता है? भारत की दल प्रणाली है उस दल प्रणाली की क्या विशेषता है। इसके साथ ही जो तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि भारत में एक दलीय आधिपत्य रहा है जिसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं सिंगल पार्टी जो डोमिनेंस रहा है ये भारत में क्या मौजूद है। जो सिंगल पार्टी जो डोमिनेंस रहा है ये भारत में क्या रहा है। ये कैसे रहा इस बात को आपको समझना है। मतलब भारतीय दल प्रणाली की विशेषता ये है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पर बहुत व्यवस्थित रूप में बहुत अच्छे रूप में चलती है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है या जिस प्रकार से ब्रिटेन में है। जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, 2 बहुत स्पेसिफाइड पॉलिटिकल पार्टी हैं। या अमेरिका के इलेक्शन के सिनेरियो में आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल डिफाइंड है चीजें कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 4-5 दावेदार हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसमें राष्ट्रपति पद के 2 दावेदार हैं वो भी 4-5 हैं। तो ये अगर अमेरिका के लोकतंत्र को देखें, अगर हम ब्रिटेन के लोकतंत्र को देखें तो वहां पर 2 पार्टी सिस्टम बहुत क्रिस्टल क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया। इंडिया की बात करें तो जब कांग्रेस मजबूत रही तो दूसरा कोई दल मजबूत नहीं था और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है केंद्र में तो दूसरा कोई राजनीतिक दल उतना मजबूत नहीं दिखता है। तो ले देकर बात तो वही हुई कि हमेशा भारत में 1 पार्टी डोमिनेंस मौजूद रहा। अब यहाँ पर बच्चों इस बात को समझना है बीपीएससी के क्वेश्चन यहाँ पर राजनीतिक दलों की बहुलता, जैसे बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी मेंस में कि अधिक राजनीतिक दलों का होना अभिशाप है। इस तरह के सवाल बच्चों पूछे गए। मैंने कल आपसे बताया कि बीपीएससी में जो 68 बीपीएससी का एग्जाम था उसमें 67 बीपीएससी में वहां पर भी क्या पूछा गया 2018 या 19 में जो एग्जाम हुआ वहां पर भी सवाल राजनीतिक दलों से पूछा गया। तो राजनीतिक दलों के बारे में जब आप बात करेंगे तो केवल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चल पाएगा कि कितने राजनीतिक दल हैं। आपको जो प्रवृत्ति है जो विशेषता है उस प्रवृत्ति या विशेषता की भी व्याख्या करनी पड़ेगी और जब आप उस प्रवृत्ति और विशेषता की व्याख्या करेंगे तो वहां पर बच्चों क्या है इस चीज को आपको क्लियर करने के लिए कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखिए 2 चीजें मतलब किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसको पॉलिटी कहते हैं या जिसको विस्तार में पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, किसी भी देश के बच्चों पॉलिटिकल सिस्टम में 2 सिस्टम इसके जो पार्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक पॉलिटिकल सिस्टम ये होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है वो होता है दल प्रणाली का, मतलब जिसको दल प्रणाली हिंदी में कहेंगे और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पार्टी सिस्टम। ये क्या है? पार्टी सिस्टम है बच्चों, दल प्रणाली या पार्टी सिस्टम। फिर इसी तरह से दूसरी राजनीतिक व्यवस्था है जिसको इलेक्शन सिस्टम कहते हैं, दल प्रणाली और चुनाव प्रणाली। ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि दल प्रणाली कितने प्रकार की होती है।
तो एक दलीय प्रणाली होती है, एक दलीय प्रणाली होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, एक दलीय प्रणाली होती है। दूसरा एक दलीय प्रधानता प्रणाली होती है। वन पार्टी सिस्टम इसको कहना ज्यादा ठीक होगा, इसको सिंगल पार्टी सिस्टम कहने के बजाय इसको वन पार्टी सिस्टम, और इसको कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, डोमिनेंस सिस्टम। ठीक है, एक तीसरे प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है बच्चों, ये होता है द्विदलीय प्रणाली, इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। और एक चौथे प्रकार का भी सिस्टम होता है जिसको कहते हैं बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, इसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रधानता प्रणाली, और एक दलीय प्रधानता प्रणाली के अलावा द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। अब जैसे एक दलीय प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो भाई एक दलीय प्रणाली कहां पर होती है? एक दलीय जो प्रणाली है बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो साम्यवादी देश रहे हैं जैसे यूएसएसआर या वर्तमान में रसिया, यहां पर संविधान ही कई बार ऐसा बनाया जाता है कि एक ही पार्टी क्या है बन सकती है। ठीक है, चाइना की हम लोग बात करें, इसमें चाइना सबसे सटीक उदाहरण होगा, चीन जो है ये सबसे सटीक उदाहरण होगा कि एक ही दल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई प्रतिस्पर्धा तो होगी नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है जहां पर एक से अधिक दल बनाने की संवैधानिक व्यवस्था हो और राजनीतिक विकल्प भी हो, लेकिन सत्ता में एक ही पार्टी आए, मतलब एक से अधिक राजनीतिक दल यहां बन ही नहीं सकते। यहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल बन सकते हैं लेकिन सत्ता जो होती है वो एक राजनीतिक दल को प्राप्त होती है, इसको कहते हैं सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। ये जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, इसमें मैंने आपसे कहा कि एक से अधिक जो राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल क्या है हो सकते हैं, लेकिन जो सत्ता है वह एक ही राजनीतिक दल को प्राप्त होती है, जो सत्ता है वह एक ही राजनीतिक दल को क्या होती है, प्राप्त होती है। ये बात क्या है कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही एक दलीय प्रधानता जो प्रणाली है, जो सिंगल पार्टी, जो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, इस डोमिनेंस सिस्टम में एक और बात है, मजबूत विपक्ष होगा ही नहीं, यहां तो दूसरा दल ही नहीं है और यहां मजबूत विपक्ष नहीं है, प्रभावी विपक्ष नहीं है। फिर तीसरा कि दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं लेकिन सत्ता बारी बारी से दो राजनीतिक दलों में से किसी एक को प्राप्त हो, और यह संसदीय शासन प्रणाली के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। इसमें सत्ताधारी दल भी होता है, विपक्ष भी मजबूत होता है। तो इसको जो द्विदलीय प्रणाली है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण लें तो जो आज जो ब्रिटेन की व्यवस्था है और आज जो यूएसए है वो इसी द्विदलीय प्रणाली का आदर्श उदाहरण है। एक चौथे प्रकार का भी पार्टी सिस्टम हो सकता है, और पार्टी सिस्टम क्या होगा, इसमें बच्चों कई राजनीतिक दल होंगे। दरअसल ये जो बहुदलीय प्रणाली होती है, इसी को कई बार हम गठबंधन दौर या गठबंधन प्रणाली भी कहते हैं। और ध्यान रखने की बात है, बीपीएससी में एक सवाल गठबंधन पर दिया है, एक है 2 सवाल। तो बीपीएससी का मेंस बच्चों पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले एस्पेक्ट पर उसके 50% सवाल है, लेकिन पॉलिटी का जो डायनामिक एस्पेक्ट है वहां से भी अच्छे सवाल है। अब यहाँ पर बच्चों बहुदलीय प्रणाली, इसमें अनेक राजनीतिक दल होंगे, ये अनेक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन भी बना सकते हैं, ये बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी का सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे स्वीटी जो है कल नहीं आई थी, आज आ गई, वेलकम है स्वीटी, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो एक दलीय प्रणाली जैसे क्या है, यूएसएसआर, रसिया, चाइना, मैंने उदाहरण दिया। एक दलीय प्रधानता प्रणाली बच्चों, भारत में पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, जनरल इलेक्शन। ठीक है, और इसमें बेटा स्वीटी ये समझ रहा है कि 1977 से लेकर 1979 तक का अगर 2 साल का 2 ईयर्स का समय हम छोड़ दें तो 1989 तक मेरे प्यारे बच्चों ये इंडिया में कांग्रेस का दौर था, यही कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस का बच्चों आधिपत्य था, और केंद्र में उस समय कांग्रेस ने इन 2 वर्षों को छोड़कर बच्चों हमेशा शासन किया। इसलिए भारत के महान राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी ने इस दौर को वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा, और ये वन पार्टी डोमिनेंस था किसका, कांग्रेस का था। कांग्रेस जो है 1952 से लेकर 1989 तक बीच के 2 वर्षों को छोड़कर भारत में हमेशा क्या है, केंद्र में सत्ता में रही। राज्यों में राजनीतिक जो अलग राजनीतिक दल थे, जैसे कि दक्षिण भारत में धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु की बात करें, या इसी तरह से बंगाल में सत्ता चली गई, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आ गया, केरल में मार्क्सवादी पार्टियां मजबूत हो गई। लेकिन जहां तक केंद्र की बात है तो बच्चों इसका उदाहरण है भारत, और रजनी कोठारी ने इसीलिए कांग्रेस सिस्टम की बात की। ठीक है, इसका उदाहरण है ब्रिटेन और अमेरिका। और 1989 के बाद मेरे प्यारे बच्चों भारत में बहुदलीय प्रणाली आई, और मोटे तौर पर 2014 तक भारत में, मतलब अभी भी गठबंधन दौर की बात हम कर सकते हैं, भारत में 2 गठबंधन है, एनडीए और यूपीए, लेकिन एनडीए गठबंधन में बहुत से राजनीतिक दलों का तलाक हो गया, वो बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए, जैसे शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में साथ छोड़ दिया, फिर इसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इनका गठबंधन टूट गया। तो इसके अलावा जो बीजू जनता दल था उसके साथ गठबंधन टूट गया, फिर बिहार में नीतीश जी ने साथ छोड़ दिया, यहाँ पर यह हुआ। लेकिन कुल मिलाकर अगर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझे तो कहा जाता है कि भारत में गठबंधन दौर की क्या है, भारत में गठबंधन दौर की जो शुरुआत है वो शुरुआत बच्चों कब से हुई, 1989 से। ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आ गया। सबसे पहले दिमाग में क्या फिट करना है, सबसे पहले दिमाग में फिट करना है कि दल प्रणालियां 4 प्रकार की होती हैं, दल प्रणालियां 4 प्रकार की होती हैं।
एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रधानता प्रणाली, एक द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर संवैधानिक और कानूनी रूप से एक ही राजनीतिक दल बनाया जा सकता है। और साम्यवादी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है कि केवल साम्यवादी विचारधारा के आधार पर ही आप राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। तो साम्यवादी जो विचारधारा आधारित जो देश रहे हैं उनमें से कुछ देशों में वन पार्टी सिस्टम मौजूद रहा है। दूसरे प्रकार का एक यहाँ पर जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था रही है वह यह रही है कि एक से अधिक राजनीतिक दल आप बना सकते हैं, लेकिन सत्ता एक ही राजनीतिक दल को प्राप्त होगी। भारत में 1952 से लेकर 1989 बीच के 2 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो भारत में सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था। भारत के महान राजनीतिक शास्त्री रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस सिस्टम कहा और भारत में इस समय कांग्रेस का सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। केंद्र के स्तर पर कांग्रेस की सरकार का गठन करती थी। भारत जो है एक दलीय प्रधानता प्रणाली से सीधे जंप कर गया बहुदलीय प्रधानता प्रणाली में। दरअसल अगर हम लोग देखें तो एक नॉर्मल रीजनिंग है कि जब कोई सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम होगा तो वो सिस्टम जब ब्रेक होगा या वो सिस्टम डिक्लाइन करेगा तो टू पार्टी सिस्टम वहां पर इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ बच्चों। तो एक तो यहां पर भारत में पार्टी सिस्टम को लेकर आपको यहां पर ये बात क्या है ध्यान में रखना है कि भारत में अभी क्या पार्टी सिस्टम है। तो भारत जो है यहां पर अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है यह क्या है, इसमें आप देखेंगे कि 1952 से 1989 तक एक दल प्रधानता प्रणाली थी। भारत में एक दल प्रधानता प्रणाली थी और रजनी कोठारी ने इसको बच्चों कांग्रेस सिस्टम कहा। इसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता में क्या होती थी, इसको कांग्रेस सिस्टम उन्होंने कहा। ठीक है, जो बच्चों यहां पर जो दूसरा दौर ये 1989 से लेकर 2014 तक मोटे तौर पर ये क्या है, बहुदलीय प्रणाली भारत में काम करती रही। बहुदलीय प्रणाली काम करती रही। ये मल्टी पार्टी सिस्टम के भारत में काम करता रहा। और ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में काम करता रहा, इसको अगर हम लोग और अगर इसके और एनालिटिकल एस्पेक्ट को देखें तो भारत में 2 बड़े गठबंधन थे और उसमें विभिन्न राजनीतिक दल शामिल थे। एक यूपीए है और दूसरा क्या है, एनडीए है। ये दोनों प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कारगर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नीतीश जी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यूपीए की संरचना को नए स्तर पर करना चाहते हैं। यूपीए कह रही, तो यूपीए बच्चों जो है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, संयुक्त प्रगतिशील, इसको हिंदी में कहते हैं सतंग। यह है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। ठीक है, और ये बच्चों है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, राष्ट्रीय, जिसको हम राजग हम लोग अखबार में पढ़ते हैं राजग, ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, ये हुआ। क्या 2014 के बाद, तीसरा पहलू, क्या भारत 2014 के बाद और 2023 और ऑनवर्ड्स क्या भारत फिर सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में चला गया, एक दल प्रधानता प्रणाली में चला गया? क्योंकि एनडीए जो गठबंधन था, जैसे हम लोग यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इस अलायंस में आप देखिए कि इसमें माइनस क्या क्या हुआ। जैसे माइनस में अगर हम लोग देखें तो जेडीयू जो है वो माइनस हो गया। ठीक है, जेडीयू के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो शिरोमणि अकाली दल सैड ये भी माइनस हो गया। इसके साथ ही जो शिवसेना है ये भी निकल गई। बीजू जनता दल भी क्या हो गया, ये निकल गया। ये प्रमुख राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो निकल गए। तो सही मायने में क्या है कि ये गठबंधन तो रहा ही नहीं ना, गठबंधन क्या है, रहा ही नहीं। और इसलिए ये कहना कि 2014 के बाद फिर इंडिया में एक दल प्रधानता प्रणाली के रुझान दिखते हैं, ये आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। और इससे हमारा वो पॉइंट फिर से प्रूव होता है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है उसमें जो पार्टी सिस्टम रहा है उसमें सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में मौजूद रहा है। और 52 से 89 तक अगर हम इसको छोड़ दें, एक्सेप्शन इसमें क्या है, जिस समय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 से लेकर 1979 तक, वो बच्चों का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इससे आप बीपीएससी में लिख सकेंगे कि भाई इंडिया में सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम की प्रवृत्तियां, एक दल प्रधानता प्रणाली की जो प्रवृत्तियां रही हैं वो प्रवृत्तियां बहुत मजबूत रही हैं। अब बच्चों एक गहरा प्रश्न, और वो गहरा प्रश्न ये है कि भारत में ऐसा क्यों हुआ कि हम सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम से टू पार्टी सिस्टम में परिवर्तित नहीं हुए, मल्टी पार्टी सिस्टम में चले गए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग एक दलीय प्रधानता प्रणाली की विशेषता रखते रहे हैं और यह विशेषता हमारे यहाँ 1952 से लेकर 1989 तक मोटे तौर पर देखी जा सकती है। दुनिया में जहां भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा है उसके बाद वहां पर एक बहुत आइडियल टू पार्टी सिस्टम क्या है, द्विदलीय प्रणाली का है, विकसित हुई। लेकिन भारत में ऐसा क्यों हुआ कि भारत में सीधे सीधे ये जो प्रणाली थी ये बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तित हो गई? ऐसा भारत में कौन सा फैक्टर क्या रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आपको चुनाव प्रणाली को समझना पड़ेगा। जैसे ये मैंने आपको पॉइंट बताया, तो चुनाव प्रणाली का भी फैक्टर होता है और आप थोड़ा सा इस चुनाव प्रणाली के फैक्टर को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर इस बात को कि भाई हम 1989 में हम इस सीढ़ी पर नहीं चढ़े, मतलब हमें इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए था, लेकिन हम सीधे एक सीढ़ी क्रॉस करके हम सीधे मल्टी पार्टी सिस्टम में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इलेक्शन सिस्टम होता है बच्चों वो क्या होता है और इंडिया में ये कैसे फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्शन सिस्टम
इलेक्शन सिस्टम, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझें। चुनाव प्रणाली जो है इसको समझें, ठीक है। भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा का चुनाव का जो तरीका है और जो राज्यसभा के चुनाव का जो तरीका है वो तरीका अलग अलग है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव का जो तरीका है बच्चों, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। और राज्यसभा में जो चुनाव का तरीका है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहां पर जो चुनाव प्रणाली है, इस चुनाव प्रणाली के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसमें फर्क क्या है? तो बहुत सिंपली अगर समझा जाए, किसी भी देश की चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आप सीट जो है, जो जीती गई सीट है, वो किसको किस आधार पर देंगे। आप स्थानों का जो आवंटन है, सीट एलोकेशन है, वो किस आधार पर देंगे। स्थानों के आवंटन का एक तरीका यह हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करे उसको सीट दे दें। दूसरा तरीका यह है कि जो आधे से ज्यादा वोट हासिल करे उसको सीट दे दें। तीसरा तरीका यह है कि वोटों के अनुपात में सीट बांट दें, जो वोट का अनुपात है उसमें सीट दे दें। आप किसको सीट देंगे? जिसने सबसे मैक्सिमम वोट प्राप्त किया, दूसरा जिसने आधे से ज्यादा वोट प्राप्त किया, तीसरा वोट और सीट के बीच में अनुपात होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है बच्चों, इसमें हम सीट का, स्थान का जो आवंटन करते हैं वो किसको करते हैं? जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसको हम सीट दे देते हैं। और जैसे फुटबॉल के मैच में होता है कि कोई टीम भले बेशक अच्छा खेले लेकिन जीतती वही टीम है जिसने ज्यादा गोल किया है। हो सकता है कि अर्जेंटीना और फ्रांस के मैच में अर्जेंटीना जो है वो 90 मिनट में से 85 मिनट तक गोल पोस्ट के पास मंडराता रहा हो, लेकिन अगर फ्रांस ने ज्यादा गोल कर दिया, जिसने गोल पोस्ट को ज्यादा पास किया वही विजेता होगा। इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें जो सीट एलोकेशन है, ये एलोकेशन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को देकर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो सीट एलोकेशन है, इसमें स्थानों को मतों के प्रतिशतता के अनुपात में आवंटित किया जाता है, मतों के प्रतिशत के अनुपात में। इसका बहुत सरल सा उदाहरण है कि जो पार्टी, जैसे बिहार में अगर आरजेडी और जेडीयू के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर ज्यादा होगी तो राज्यसभा में भी उनकी सीटें ज्यादा होंगी। इसका मतलब जो पार्टी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के विधानसभा में ज्यादा विधायक होंगे तो राज्यसभा में भी क्या है, उसके सांसद उत्तर प्रदेश से ज्यादा होंगे। यहां पर इसका मतलब कि मतों के प्रतिशत के अनुपात में स्थानों को आवंटन किया जाता है और यही जो अनुपात है इसलिए इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाता है। एक तीसरा तरीका ये हो सकता है जो हम लोग आंशिक तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में आजमाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं कि उसी को राष्ट्रपति का पद देते हैं जिसने 51% मत प्राप्त किया है। और 51% मत का मतलब कि जिसने आधे से अधिक मत प्राप्त किया है। हालांकि हमारे संविधान में बहुलवादी शब्द का प्रयोग नहीं है, हमारे संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम बहुलवादी जो चुनाव प्रणाली है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपने क्या सीखा? चुनाव प्रणालियां 3 प्रकार की होती हैं। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले खंभा चुनने की पद्धति, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और तीसरा बहुलवादी निर्वाचन प्रणाली। ये 3 प्रणालियां होती हैं। अपने देश में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा का, पंचायती राज संस्थाओं का, नगर पालिकाओं का जो इलेक्शन होता है वो इसी प्रणाली से क्या होता है। क्या इस प्रणाली से, मतलब इलेक्शन सिस्टम से पार्टी सिस्टम का कोई कनेक्शन है? दरअसल जो ये वाला इलेक्शन सिस्टम है जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, या ये वाला जो इलेक्शन सिस्टम है बहुलवादी चुनाव प्रणाली, तो ये कहा जाता है, एक बहुत बड़े विद्वान मार्क्स दुर्मेजर रहे, उन्होंने कहा कि बहुलवादी चुनाव प्रणाली जो है ये द्विदलीय व्यवस्था की तरफ लेकर जाती है। जब आप किसी भी देश में प्रत्याशी को 51% मत के आधार पर सीट देंगे तो ये द्विदलीय व्यवस्था की तरफ कह जाती है। और ये वाली जो प्रणाली है फर्स्ट पास्ट, या ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यह क्या है? यह गठबंधन या जो अनेक राजनीतिक दल या बहुदलीय व्यवस्था की तरफ क्या ले जाती है। इसमें अनेक राजनीतिक दलों का क्या होता है? उभार होता है। लेकिन भारत में भी यह सिस्टम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दरअसल इलेक्शन सिस्टम भारत में क्या है। अब इसका अगला पॉइंट आपको बताता हूं कि देखो, सीधी सी बात है कि भारत में एक दल प्रणाली है और भारत में एक चुनाव प्रणाली है। इस दल प्रणाली और चुनाव प्रणाली की वजह से भी भारत में अनेक राजनीतिक दलों का गठन होता है। निष्कर्ष यहां पर यह है, अनेक राजनीतिक दलों का गठन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि रामनगर की विधानसभा में 4 लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। एक है जय, दूसरे है बीरू, तीसरे है ठाकुर और चौथे हैं गब्बर। ये 4 लोग क्या है? खड़े होते हैं। यहां पर ये चारों लोग जो खड़े हैं, इसमें से अगर यहां पर ठाकुर को यह लग जाएगा कि अगर मैं एक 5वें कैंडिडेट को खड़ा कर दूं और वो 5वां कैंडिडेट गब्बर के वोट को काट देगा और ऐसे मुझे जीत मिल जाएगी, तो यहां पर वो इस शीरो कैंडिडेट को खड़ा करके ये काम क्या कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब आप इस व्यवस्था को मानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति
भले ही उसने आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं किया हो, सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति सीट जीतता है, तो वहां पर धीरे धीरे क्या है, अनेक राजनीतिक दल जन्म लेते हैं। और कुल मिलाकर बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पैदा होने के कई कारण हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे अनेक जो राजनीतिक दल हैं, इन अनेक राजनीतिक दलों के पैदा होने के कई कारण हैं। और वो पैदा होने के कारण क्या क्या है? अनेक राजनीतिक दलों के पैदा होने का एक कारण क्या है? भारत में जो एफपीटीपी की चुनाव प्रणाली है, अनेक राजनीतिक दल के बनने का जो कारण है, वो कारण क्या है? तो वो कारण यहां पर यह है बच्चों कि यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी संभावना ज्यादा देखने लगते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यहां पर अनेक राजनीतिक दलों के बनने का यह भी कारण था कि भारत में विविधता बहुत है, तो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक जो विविधता है, उस क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता की वजह से भी अनेक राजनीतिक दल क्या बनते हैं। तीसरी बात यहां पर यह है कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, इस संघात्मक शासन प्रणाली में राज्यों को केंद्र से बहुत सारे विषयों में स्वायत्तता प्राप्त है। और राज्य भले ही केंद्र की तुलना में कम शक्तियां रखते हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में उन्हें काम करने की स्वायत्तता प्राप्त है। भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। यह भी क्या है, भारत में राजनीतिक दलों को बनने के लिए प्रेरित करता है। इसी इन तीनों कारणों की वजह से भारत में क्या है, अनेक राजनीतिक दल क्या है बनते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? जब भारत में आप क्या है, अनेक राजनीतिक दल बनाएंगे, अनेक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भारत में प्रवृत्ति होगी कम से कम राज्य के स्तर पर और कई बार केंद्र के स्तर पर कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है, स्थापित हो जाए। छोटे छोटे राजनीतिक दल क्या होते हैं। अब यहां पर अनेक राजनीतिक दल होने की वजह से भारत में जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। भारत में जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, दल बदल वगैरह भी होता है। अनेक राजनीतिक दल होने की वजह से भारत में प्रभावी सत्ता, प्रभावी विपक्ष जो होता है, वह विपक्ष कई बार निर्मित नहीं हो पाता है। प्रभावी विपक्ष निर्मित नहीं होता है। ये सब इसके क्या है, नुकसान है। ये है बच्चों फैक्टर। यहाँ पर ये फैक्टर है। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें भी हैं। मैंने आपसे यहाँ पर सबसे पहले बताया कि भारत के अगर हम लोग पार्टी सिस्टम की बात करें, तो भारत में 1952 से 1989 तक एक दल प्रधानता प्रणाली थी, कांग्रेस की प्रधानता थी। भारत में 1989 से 2014 तक बहुदलीय प्रणाली थी और भारत में फिर से एक दलीय प्रधानता प्रणाली स्थापित हो गई। लेकिन ये सवाल भारत में उठता रहा कि भारत में एक दलीय प्रधानता प्रणाली से द्विदलीय प्रणाली स्थापित होना चाहिए। यूरोप में ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत सीधे सीधे बहुदलीय प्रणाली की तरफ जंप कर गया। बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं और अनेक राजनीतिक दल बनने का कारण क्या है? तो भारत में अनेक राजनीतिक दल बनने के तीन कारण मैंने आपको बताए। पहला, भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो अनेक राजनीतिक दल बनने को प्रेरित करती है, क्योंकि अगर हम आज कह दें कि विधायक वही होगा जो 51% मत लेकर आएगा और लोकसभा का सांसद वही बनेगा जो 51% मत लेकर आएगा, तो बहुत से लोगों को पता है कि वो 51% मत वाली शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको पता है कि वो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेंगे तो विजयी हो जाएंगे, भले ही 18% हो, 19% हो, 20% हो, 25% हो, उतने में भी वो विजयी हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो चुनाव प्रणाली थी, इसमें क्या था कि भाई सबसे ज्यादा मत अगर आपने प्राप्त कर लिया, भले ही वो मत आधे से ज्यादा ना हो, भले ही वो मत जो है वह आधे से ज्यादा ना हो, तो ऐसी स्थिति में वह जो चुनाव प्रणाली है, वह चुनाव प्रणाली क्या हो जाएगी, वह क्या है, वह चुनाव प्रणाली अनेक राजनीतिक दलों को बनने की तरफ ले जाएगी। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता है, और क्षेत्रीय विविधता अलग तरह के सपने दिखाती है, अलग तरह के शासन, अलग तरह की नीतियों इनके लिए आधार बनाती है। भारत में सब कुछ हर क्षेत्र में बिल्कुल समान नहीं है। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। और इसके साथ ही भारत में अगर एकात्मक शासन प्रणाली होती तो और केंद्रीकरण होता, लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों को शक्तियां संविधान देता है। यहाँ पर इकाइयों को जो शक्तियां हैं वो केंद्र से नहीं मिलती बल्कि संविधान से मिलती है, और संविधान से मिलती है तो कुछ मामले में संविधान केंद्र और राज्य को शक्तियां भले ही बराबर न दे, लेकिन बंटवारा तो एक ही जगह से हो रहा है ना। इसलिए भी क्या है कारण है, यह है बच्चों भारत में अनेक राजनीतिक दल बनने के कारण। बीपीएससी में जो पेपर सेट करते हैं वो हम लोगों के गुरुवर हैं एमपी सिंह, और उनकी किताब का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास कोई सूचना ऐसी पुख्ता नहीं तो उन्होंने कहा या कहीं, लेकिन जिस तरह के प्रश्न बीपीएससी में सेट किए जाते हैं बच्चों, वो इंडियन पॉलिटिक्स एक किताब आती है, उस किताब से वो प्रश्न लिए गए लगते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो एमपी सिंह सर ने एक किताब लिखी इंडियन पॉलिटिक्स, रेखा सक्सेना मैडम के साथ, और उसमें उन्होंने लिखा कि भारत जो है विषमांगी देश है, हेट्रोजीनियस कंट्री है, और विषमांगी देश में हमेशा क्या है, बहुलवादी चुनाव प्रणाली जो होती है जब वो मिलती है तो वो बहुदलीय व्यवस्था की तरफ कह जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के पीछे भारत का समाज भी क्या जिम्मेदार है। जैसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, बिहार का ही आप देख लीजिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, रालोसपा है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि आरजेडी और जेडीयू तो बड़े राजनीतिक दल हैं, लेकिन लोजपा है। ठीक है, उसका जो इलेक्शन बेस है वो कम से कम रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद सीमित हो गया। फिर इसी तरह से राजस्थान चले जाइए तो भारतीय जो है वहां पर ट्राइबल पार्टी है, बीटीपी है, अब ट्राइबल के लिए क्या है, बनाई गई। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर इसी तरह से त्रिपुरालैंड में एक पार्टी बनाई गई जो त्रिपुरा मूल के लोगों के लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना है, वो मराठी कंसर्न पर आधारित है। इसी तरह से आप देखिए तमिलनाडु में जो द्रविड़ पार्टियां हैं, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल ने द्रविड़ नाडु की बात करी थी, जो द्रविड़ पार्टियां हैं वो तमिलनाडु के द्रविड़ कल्चर को आगे बढ़ाती है। ये यहाँ पर बच्चों का कारण है। तो बात समझ में आ गई है या कोई बात समझ में नहीं आई है, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक दल प्रधानता प्रणाली या अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के होने का क्या कारण है, और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल। समझ में आ गई है बात बच्चों? सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये बीपीएससी का सबसे हाईएस्ट लेवल का सवाल है।
ठीक है बच्चों, तो मैं इसको कैसे नोट करना है इस बात को आपको बता देता हूं। कैसे जो है एक दल प्रधानता प्रणाली एवं क्षेत्रीय दलों की जो विविधता है, उस विविधता के बारे में क्या है, ठीक है, उसके बारे में क्या है आपको बात बताएंगे। देखिए सबसे एक आगे बताएंगे कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में एक विशेषता यह है कि भारत में लंबे समय तक एक दल प्रधानता प्रणाली का है। लंबे समय तक एक दल प्रधानता प्रणाली रही है। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय दलों की विविधता रही है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों की विविधता के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रणाली या चुनाव प्रणाली से संबंधित कारक। भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में एफपीटीपी प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली में आधे से ज्यादा मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि आधे से ज्यादा मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्थान आवंटित किए जाते हैं। यह अनेक दलों एवं प्रत्याशियों को अपना राजनीतिक स्पेस में स्थान बनाने में एक प्रेरक कारण भी होगा। तो ये है, ठीक है। एफपीटीपी के कारण बहुदलीय, हाँ, एफपीटीपी के कारण बहुदलीय प्रणाली की तरफ जाती है। बहुदलीय प्रणाली को प्रेरित करती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है, वो टू पार्टी सिस्टम के लिए ज्यादा प्रेरक कारण क्या बनता है। तो ये आपको नोट कर लेना है बच्चों, इसकी लैंग्वेज यही रहेगी। ठीक है बच्चों। ठीक है, दूसरा जो कारण है बच्चों, तो दूसरा कारण क्या है भाई? तो दूसरा कारण है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक होने का एक कारण सामाजिक भी है।
भारत एक अत्यंत विविधता वाला समाज है। इसमें अनेक क्षेत्रीय एवं सामुदायिक अस्मिता संबंधी आकांक्षाएं हैं। यह आकांक्षाएं एक राजनीतिक दल से या कुछ सीमित राजनीतिक दल से दल के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। इस वजह से भी भारत में राजनीतिक दलों की संख्या अधिक है। और तीसरी बात यह है, संघात्मक शासन प्रणाली। भारत में एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में राज्यों को शक्तियां संविधान से बांटी जाती है। यह प्रणाली भी अनेक राजनीतिक दलों के गठन को प्रेरित करती है। अनेक जो राजनीतिक दल हैं उन दलों के गठन को क्या करती है? प्रेरित करती है। ये है। इसलिए मैं पीछे वाला पेज अभी खोल दूंगा। मैं पीछे वाला पेज अभी ओपन कर दूंगा। आप पहले इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में यह पीटीपी प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली में आधे से ज्यादा मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्थान आवंटित किए जाते हैं। यह अनेक दलों एवं प्रत्याशियों को अपना राजनीतिक स्पेस में स्थान बनाने में एक प्रेरक कारक प्रतीत होती है। अनेक दलों एवं प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को अपना राजनीतिक दल में स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे बढ़ूं मैं। देखिए, एक और कारण है, जिस कारण को आपको यहां पर देखना पड़ेगा, वो है कि भारत में प्रभावी जो विपक्ष है, इस प्रभावी विपक्ष का अभाव है। और वो कैसे है, इस बात को आप समझिए। पहला तो भारत में दलों की बहुलता के कारण, इसके 3 कारण है। पहला, दलों की बहुलता के कारण बहुत ज्यादा दल हैं। दूसरा, एक दलीय प्रधानता वाली प्रणाली के भी कारण ऐसा हुआ। दूसरी पार्टी मजबूत ही नहीं रह गई। राजनीतिक स्पेस का मतलब राजनीतिक शून्य, राजनीतिक स्थान। फिर इसके साथ ही प्रभावी विपक्ष के अभाव के साथ ही क्या है कि सत्ता पक्ष की राजनीति भी शक्ति आधारित
सामाजिक व्यवस्था में अधिक प्रेरित करती है, अधिक प्रेरित करती है। इस बात को क्या है आपको बताना पड़ेगा। ये प्रभावी विपक्ष का क्या है बच्चों? अभाव है। फिर राजनीतिक दलों के सिद्धांतों में जैसे एक और अंतर है बच्चों, या एक और विशेषता है कि राजनीतिक दलों के बीच विचारधारात्मक अंतर की क्या कमी है? विचारधारात्मक अंतर का अभाव है। जैसे अगर हम मार्क्सवादी राजनीतिक दलों को छोड़ दें तो जो शेष राजनीतिक दल हैं शेष राजनीतिक दल में बहुत तीखा कोई विचारधारात्मक अंतर नहीं है। जैसे हिंदुत्व की राजनीति सभी करते हैं, बस यही अंतर है कि बीजेपी जैसे राजनीतिक दल उसको हार्ड करते हैं, हार्ड हिंदुत्व की पॉलिसी है। फिर इसी तरह से पोलराइजेशन पर ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति सब करते हैं। धर्म और जाति का कार्ड जो है वो सब खेलते हैं। पर्सनालिटी कल्ट वाली चीजें सब में है। तो ये भी आप एक बता देंगे कि राजनीतिक दलों के बीच में, अगर मार्क्सवादी राजनीतिक दलों को हम छोड़ दें तो राजनीतिक दलों के बीच में कोई विशिष्ट तीव्र किस्म का, तीखे किस्म का आपको वैचारिक अंतर नहीं दिखेगा। दरअसल डैनियल बेल ने कहा भी था कि एंड आइडियोलॉजी, मतलब ये भी कहा कि ये डैनियल बेल का एक बहुत फेमस सिद्धांत है, डैनियल बेल का, और वो सिद्धांत है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, ये इसके साथ ही बच्चों आप देखेंगे कि व्यक्तित्व की उपासना पर बहुत बल है। ये क्या है? हिंदुत्व ध्रुवीकरण सब क्या मानते हैं? व्यक्तित्व की उपासना, पर्सनालिटी कल्ट। इसका मतलब क्या है? भारत में पार्टी से ज्यादा जो नेता है, पार्टी कम महत्वपूर्ण है। नेता और नेता का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेता या नेता का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके साथ ही भारत में गुटबंदी राजनीतिक दलों के भीतर बहुत है। कांग्रेस को तो बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशियों की सक्रियता बहुत है। जैसे यहां पर मैंने कहा, बताया इसको एक लाइन में आपको लिख देना है कि आंतरिक गुटबंदी है। भारत में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनकी भी संख्या ठीक ठाक होती है। ये पॉइंट भी आप बता देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में धर्म तथा जाति आधारित दल भी है। जैसे ओवैसी की पार्टी रही है, मुस्लिम लीग रही है, फिर इसी तरह से हिंदू महासभा रही है। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड हिंदुइज्म को लेकर बीजेपी रही है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी भी रही है। कुछ ओपनली इस बात को कहती है, कुछ ओपनली नहीं कहती है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर दल प्रणाली को लेकर ये विशेषताएं हैं। तो हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक पूरा हुआ आपका। कल मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट,